हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे एक राज्य, इस राज्य का नाम है बिहार, जिससे कि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप बिहार के किसी भी एग्जाम्स को दें, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी की हो, बीपीएसएससी की किसी भी एग्जाम की हो, बिहार पुलिस की हो, इन सब में बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे ही संबंधित बिहार को यहाँ पर समग्र रूप से हम जानेंगे। यानी कि यहाँ पर हम बिहार की शुरुआत कहाँ से होती है और बिहार का अंत और या भविष्य भी हमारा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में हम बिहार को जानेंगे। तो आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों के लिए ये आपके साथ रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि वीडियो का एंडिंग पार्ट आप जरूर देखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ संदेश आपके लिए लाया है ताकि हमारा फ्यूचर इससे शायद ठीक हो सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा जो मेन राज्य है वह है बिहार। आप लोग इसे चाहें तो आराम से नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार। बिहार बिहार कहने का मतलब है, यानी कि बिहार जो है आज का बिहार ही बिहार नहीं है, इसकी कुछ प्राचीन कहानियां भी हुआ करती थी। इसमें से सबसे पहले जो है प्राचीन काल में अगर देखें तो बिहार का नाम हमें डायरेक्ट बिहार नहीं मिला, हम इसे एक भाषा थी बिहार, यानी कि विहार से हमारा आज की राज्य बिहार बना है। तो इसको जानते हैं। विहार जो शब्द है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल हुआ करती थी, खास करके अगर देखा जाए बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो लोग हुआ करते थे, उपासक हुआ करते थे, वो अपने निवास स्थान को जहां पर रहते थे उसे कहा करते थे विहार। विहार के नाम से जानते थे। वही विहार आगे धीरे धीरे ये भाषा शब्द को बदलते बदलते ये बिहार बना, जो आज हमारा बिहार है। आप आराम से मैप में देख सकते हैं, ये वर्तमान का बिहार है, यानी कि वर्तमान स्वरूप का बिहार है जो हमारे इंडिया में यहाँ पर स्थित है उत्तर पूर्वी भाग में। हमारे इंडिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और ये गंगा बेसिन जो है उस गंगे बेसिन के बीच में स्थित है। अगर हम बात करें कि बिहार का स्रोत कहां से हमें प्राप्त होता है, बिहार जो है इसका स्रोत कहां से प्राप्त होता है, तो सबसे पहला जो सर्वप्रथम स्रोत हमें मिलता है वो तबकाते नासरी नामक एक पुस्तक है, मिनहाज उज सिराज की, उस पुस्तक में मिलती है। और उसके बाद जैसे जैसे कुछ और लेखक और इतिहासकार आते गए, उन सब ने भी अपने अपनी कुछ पुस्तकें लिखी। उनमें एक पुस्तक और है कृतिमाला से संबंधित पुस्तक, जिसके लेखक हैं विद्याधर। इन्होंने 1309 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी। और फिर जब प्राचीन काल में जैसे हमारे पास मौर्य युग आता है, मगध साम्राज्य बनता है, ये जब आगे चलता है तो सल्तनत काल की जब समय थी, जब सल्तनत काल का था, तो बिहार को पहले सूबा ए बिहार के नाम से जाना जाता था। सूबा ए बिहार जो शब्द है, सूबा का मतलब हुआ करता था राज्य, या पहले जिसे हम प्रांत के नाम से जानते थे। और पूरी की पूरी जो बिहार है उसका संपूर्ण नक्शा तैयार करवाने का काम किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर जो शासक था, सम्राट अकबर के बारे में हम लोग इतिहास में जो पढ़ते हैं, उसने पूरे बिहार के नक्शा को तैयार कराने का काम किया था। और जब हमारा समय आगे जाता है, एक समय पे हम ब्रिटिश के अंतर्गत आते हैं, ब्रिटिश औपनिवेश में हमारा भारत, और उसी के अंतर्गत हमारा बिहार आता है। और उस बिहार में ब्रिटिश काल में उसे सूबा जाना गया, और जब हम स्वतंत्र हुए, हमारा राज्य, हमारा देश स्वतंत्रता के समय आई, तो उसे हम प्रांत के नाम से जानना शुरू किया। तो ये था हमारे बिहार के बारे में स्रोत जो हमें मिलता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर बिहार जो है आधुनिक बिहार कैसे बना, आधुनिक बिहार के बारे में बात करें तो आप सबने सुना होगा और पढ़ा भी है कि सन 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार लगाया था, दिल्ली दरबार के समय में ही हमारा जो एक राज्य हुआ, माफ करेंगे, हमारा जो राजधानी हुआ करता था पहले कलकत्ता, वो कलकत्ता की राजधानी जो है बदल करके कहां पर ले जाने की बात कही गई थी? नई दिल्ली या दिल्ली ले जाने की बात कही गई थी।
और उसी समय दिल्ली दरबार के ही समय में जॉर्ज पंचम ने यह भी घोषणा किया कि 12 दिसंबर 1911 को कि एक अलग से प्रांत बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड तो हमसे बाद में अलग हुआ है, पहले पश्चिम बंगाल के कंट्रोल में यानी कलकत्ता के कंट्रोल में उड़ीसा और बिहार को बनाया गया था। उड़ीसा, बिहार को पश्चिम बंगाल के अंदर में 12 दिसंबर 1911 को ही घोषणा कर दिया जाता है और आगे चलकर के 22 मार्च 1912 को बिहार गठित होता है, झारखंड उड़ीसा के साथ में कलकत्ता के अंतर्गत। आगे चलते हैं तो हमें बिहार की अगर बात करें तो बिहार का जब गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, इसी कारण से हम बिहार दिवस के रूप में भी 22 मार्च को ही मनाते हैं। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। पुनः जब हम इसे देखते हैं तो हमारा जो बिहार हुआ करता था वो सन 1936 में, सन 1936 में 1 अप्रैल को उड़ीसा हमसे अलग हो जाता है। उड़ीसा जो ये प्रांत आप देख रहे हैं, ये प्रांत हमसे अलग हो जाया करता है और कुछ ही समय बाद धीरे धीरे ये होता है कि 15 नवंबर 2000 की साल होती है और एक तरह से देखा जाए तो बिहार का एक काला दिन होता है। वो काला समय था जहां पर बिहार का वो हिस्सा चला गया जहां पर पूरी खनिज संपदा हुआ करता था। ये खनिज संपदा वाला क्षेत्र जो था पूरी की पूरी जंगली एरिया और पहाड़ी एरिया हमसे अलग हो जाता है 15 नवंबर 2000 को और उसके बाद हमारा वर्तमान स्वरूप जो बिहार देख, जिस बिहार की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये बिहार हमें कब प्राप्त हुआ तो 15 नवंबर 2000 को। ये बिहार हमें 15 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ। जब झारखंड हमसे अलग हुआ तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि बीपीएससी में खास करके ये प्रश्न देखने के लिए मिलता है कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो कितना हिस्सा बिहार का झारखंड के पास गया था, तो टोटल 46% हमारा हिस्सा चला गया था और क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर चला जाता है। तो वर्तमान बिहार ये हमें 15 नवंबर 2000 से मिला। कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब ओडिशा अलग हुआ था तो ओडिशा का 2 जिला जो है सरायकेला और खरसावा, सरायकेला और खरसावा नाम की जो 2 जिला है वो 1948 में बिहार में शामिल कर दिया जाता है। और पुनः एक चीज और देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 का समय होता है। 1 नवंबर 1956 को हमारा जो बिहार था इसका 3166 किलोमीटर स्क्वायर, 3166 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल को देना पड़ता है राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर 1956 में। आगे अगर इसकी कुछ अन्य जानकारी लें तो हम जानते हैं बिहार के भौतिक स्वरूप के बारे में। बिहार के भौतिक स्वरूप की बात करें तो आपने शुरू में हमने आपको बताया था कि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जाने जाता है। कहां पर? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जाना जाता है और जो कि मध्य गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। ये जो हमारा बिहार है अगर इसको देखेंगे तो आपको इस तरह से आपको पूरा इसका आखिरी बिंदु दिखाई देगा, आखिरी छोर दिखाई देगा और ये आकृति देखने में हमें कैसी लग रही है तो एक आयताकार आकृति के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार आकृति होता है। इसके विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड नॉर्थ में होता है। कहां पर? उत्तर में होता है। वही हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के हमारा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड आता है। कितना आता है? 88 डिग्री 17 मिनट
4 सेकेंड आता है। क्लियर। और इसकी आकृति कैसी है? आयताकार है। बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, पूरे क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो यह 94,163 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है यहाँ पर, जो कि पूरे भारत में क्षेत्रफल के अनुसार 13वें नंबर पे आती है, क्योंकि 2014 में एक राज्य तेलंगाना का गठन हो जाने के बाद 13 नंबर पे। और लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है लंबाई आता है। और भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है? 2.86%। ध्यान रखेंगे, ये भारत का क्षेत्रफल में हिस्सा है, जनसंख्या में हिस्सा आगे हम जानेंगे तो वो ज्यादा है और तीसरे नंबर पे आता है। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज है कि सीमा, बिहार के आसपास में बिहार के बगल गिर कौन सी सीमाएं हैं, कौन सी राज्य है, इसके बारे में जानते हैं। यानी कि जो कहते हैं ना कि हमारा पड़ोसिया कौन है, तो पड़ोसिया बिहार के पड़ोसिया कौन कौन सा है उसको जानते हैं। आप मैप में जानते होंगे कि ऊपर के हिस्सा को हम उत्तर की ओर से जानते हैं, नीचे के हिस्सा को हम दक्षिण की ओर से जानते हैं, और इस साइड में हम इसको पश्चिम कहते हैं, और इधर हम कहते हैं क्या? पूर्व की दिशा के रूप में जानते हैं। तो अगर बिहार की सीमा की बात करें तो उत्तर में हमें एक देश का सामना करना पड़ता है, एक देश मिलता है जिसका नाम है नेपाल, जिसका नाम है नेपाल। पश्चिम में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश नाम का एक जिला में माफ करेंगे राज्य मिलता है। दक्षिण में बात करें तो ये हमसे अलग हुआ एक राज्य झारखंड मिलता है, हमसे अलग हुआ एक राज्य झारखंड मिलता है। उसके बाद हमें क्या सा मिलता है? तो एक और मिलता है पूरब में, वह है पश्चिम बंगाल। वो कौन सी है? पश्चिम बंगाल मिलता है हमें इस रूप में। ये था। उसके बाद अब जानते हैं बिहार की राजधानियों के बारे में, बिहार के हाईकोर्ट, प्रमंडल, अनुमंडल, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम बात करें बिहार की राजधानी, आप सब जानते होंगे पटना के रूप में जाना जाता है। बिहार की राजधानी पटना, हाईकोर्ट पटना में ही है जिसकी स्थापना 1916 में की जाती है। प्रमंडल की बात करें तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल के रूप में जाने जाते हैं। आपने अगर शुरू में देखा होगा, ये यहाँ पर जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, हर एक कलर जो है हर एक प्रमंडल को दिखाने का काम करता है। मैप में एक बार अपने आसपास जब भी आप पढ़ाई करें तो मैप को जरूर देखा करें। जब भी मैप पे आप देखेंगे आपको सारे चीज क्लियर दिखाई देगा। दूसरी बात, अनुमंडल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अनुमंडल की संख्या कुल 101 होती है। अनुमंडल कितनी है? 101 अनुमंडल होता है। और साथ ही साथ हमारे पास कुल 534 जो है ये हमारा प्रखंड है, और 38 जिला हमारे यहाँ शामिल है। अब देखते हैं बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में। बिहार के राजकीय प्रतीक अक्सर हर एक देश का जैसे अपना प्रतीक होता है, राष्ट्रीय प्रतीक जैसे अपने भी देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी प्रकार से हर एक राज्य का अपना अपना प्रतीक होता है, जिसको उस राज्य के जो गवर्नमेंट होती है उसको संरक्षण करने का, बचाने का उपाय करता है। तो देखते हैं बिहार की गवर्नमेंट ने किसको अपनाया है अपने सेवा देने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं राजकीय प्रतीक में राजकीय चिन्ह क्या होता है, तो वह होती है बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष को राजकीय चिन्ह के नाम से जाना जाता है, जो कि ध्यान रखेंगे। दूसरा है पशु, राजकीय पशु। आप देख रहे होंगे पिक्चर में घूर रहा है, आप ही को जोर से ध्यान से देख रहा है, जरा संभल के रहिएगा। इसको बोलते हैं बैल। ये क्या है? बैल। राजकीय पशु में बैल है। ये कह रहा है हमको याद कर लो, नहीं तो आके पटकेंगे, है ना। दूसरा आता है आपका पक्षी। पक्षी में आपको एक छोटा सा पक्षी, प्यारा सा पक्षी आपने अक्सर बचपन में देखा होगा। ये पक्षी अब लगभग विलुप्त होने की कगार पे है, तो हमें चाहिए कि इसकी सेवा यानी कि इसकी संरक्षण करनी चाहिए। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने इस पक्षी को अपनाया है, जिसे हम गौरैया के नाम से जानते हैं। तीसरा देखते हैं राजकीय वृक्ष।
राजकीय वृक्ष जो होती है यह पीपल है, पीपल के नाम से इसे जाना जाता है। पीपल हमारा राजकीय वृक्ष है बिहार का। है कि पुष्प, राजकीय पुष्प वही है गेंदा के नाम से जिसे जाना जाता है। और राजकीय मछली के रूप में जो आप अक्सर देखे होंगे, खाए भी होंगे, है ना, नदी नाले में मार करके आपने मार्केट से ला करके जो खाए होंगे उसे कहा जाता है मांगुर। कौन सी मछली है? मांगुर मछली है। अब चलते आगे, बिहार के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं। तो ये है राजनैतिक देश बिहार है, यानी कि राजनीति के मामले में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता है बिहार और बिहार के लोग। तो इसके बारे में जानते हैं बिहार के परिदृश्य को। बिहार में लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कुल लोकसभा 40 सीट है। 16 बिहार से 16 लोग जाते हैं। और विधान मंडल की बात करें तो बिहार उन सभी राज्यों में शामिल है जिसमें एक यह है द्विसदनात्मक विधायक है। हमारे यहाँ विधानमंडल है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद हुआ करता है। विधानसभा और विधान परिषद में बात करें तो विधानसभा की कुल सीटें 243 और विधान परिषद की सीट की बात करें तो 75 विधान परिषद है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या की बात करें तो नगर निगम में हमारा आता है 11। कितने? 11 टोटल नगर निगम है। और ये सभी अक्सर डाटा चेंज होते रहते हैं, जनसंख्या के अनुसार लोग बदलते रहते हैं, तो नगर निगम, नगर क्षेत्र ये सभी बदलता रहता है। वर्तमान में ये सारा कुछ सामान्य है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये है जनसंख्या संबंधी तथ्य। और इस जनसंख्या संबंधी तथ्य में हमने सिर्फ बेसिक कुछ पॉइंट को रखा है। हम एक अलग से जनसंख्या को लेकर के आएंगे जहां पर पूरी डिटेल में इसे जानेंगे। और आगे आखिरी पॉइंट आप जरूर देख करके जाएंगे जहां पर हमारा भविष्य छुपा हुआ है। तो देखते हैं जनसंख्या संबंधित कुछ तथ्य में। बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,99,452 यानी कि हमारी ओवरऑल जनसंख्या देखा जाए तो लगभग 10.5 लाख जनसंख्या है। सॉरी 10.5 करोड़। देश की जनसंख्या का कितना है? पूरे देश की जो जनसंख्या है, और ये सभी डाटा याद रखेंगे 2011 का डाटा है, 2011 की जनगणना का डाटा है। तो देश की जनसंख्या का कुल क्षेत्र में यानी कि पूरे हिस्सा में बिहार का 8.60% है। और अगर हम बात करें कि देश में जनसंख्या में कितने नंबर पे आता है तो जनसंख्या में तीसरे नंबर पे आता है। जबकि हमने जाना था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे आता है। 10 के वृद्धि कितना है? 10 के वृद्धि का मतलब है 2001 से 2011 की डाटा यहाँ पर कह रही है, जो कि 25.4%। आप ओवरऑल इसे याद रख सकते हैं 25.5% या 254 अगर आप डाटा भूल सकते हैं तो। आगे अगर लिंगानुपात की बात करें, आप लिंगानुपात समझते होंगे कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है तो उसके बारे में। तो बिहार में कुल 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं वर्तमान में शामिल हैं। और इसकी जनघनत्व की बात करें तो पूरे देश की जो राज्य है उनमें सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर राज्य है तो वह है बिहार, जो कि सर्वाधिक जनघनत्व के रूप में 1106 किलोमीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति। 1106 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। और साक्षरता दर की बात करें तो मत पूछिए साक्षरता हमारे यहाँ क्या है ना। इसी साक्षरता दर को लेकर के साक्षरता के बारे में ही कुछ चर्चा आगे करेंगे। तो ओवरऑल साक्षरता देखा जाए तो 61.8% है, जो कि देश में 35वां नंबर पे आता है। देश की साक्षरता में हमारा 35वां नंबर पे आता है। अब देखते हैं, अब आपके लिए ये कुछ सामाजिक चीजें हैं जिसपे हमें और गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए। आप इस बात को कहां तक पहुंचा पाते हैं आप पर ये डिपेंड करेगा। आप चाहें तो इसे अपना क्लिप बना करके भी आप इसे
शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, समाज के लिए एक मैसेज की बात है वो देखते हैं। हमारे यहाँ अगर बिहार की बात करें तो शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सुधार नहीं हुआ। सुधार बिहार में शिक्षा में की गई है, की जा रही है, मगर वो जो कागजी कार्रवाई है, अगर वो जमीनी स्तर पे कार्रवाई को अगर किया जाए तो हमारे लिए और आपके लिए कैसा होगा, एक अच्छा भविष्य बनता दिखाई देगा। बिहार में साक्षरता की दर हमने जाना कि 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी है तो 71.2% और महिलाओं की साक्षरता कितनी है 51.5%, जो कि अन्य सभी राज्यों में हम सबसे नीचे हैं। और इस बात की अक्सर दुख है, हमें खलती है, अक्सर कहा जाता है कि बिहार से ही लोग IAS, IPS और अन्य सभी क्षेत्रों में जाते हैं, मगर हमें ये नहीं समझ में आता कि फिर हमारा शिक्षा इतनी नीचे क्यों है, हमारी शिक्षा की स्तर इतनी नीचे क्यों है। अक्सर जो भी एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि बिहार के जो टीचर हैं वो इस तरह से पढ़ाने में सक्षम नहीं है। ओवरऑल अगर बिहार की शिक्षक की बात करें तो अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो कि अपने कर्तव्य को आराम से समझते हैं और उसको निर्वहन करते हैं, मगर कुछ शिक्षक ऐसे हैं, मगर कुछ सिस्टम हमारी ऐसी है जो कि हमारे बच्चे की भविष्य को थोड़ा बैकबोन पे और पीछे की ओर लेकर चला जाता है। अगर हमने आपने सुना होगा अक्सर ये बातें, नाम तो हमें नहीं पता, मगर इनके और इनके बारे में आपने सुना होगा, जिनको कि अमिताभ बच्चन से लेकर के आनंद महिंद्रा तक के लोगों ने इन्हें टैग किया था। तो टीचर की काबिलियत की हमारे यहाँ कमी नहीं, पर उन अन्य सभी जो टीचर है उसके बारे में अगर कहें तो इन सब में देखिए, ये गाना गा करके लोगों बच्चों को पढ़ाते थे, और ये जो मैडम थी ये क्या करती थी कि बच्चों को उंगलियां पर गिनती सिखा करके, पहाड़ा सिखा करके सिखा दिया करती थी। मगर बिहार का एक काला चेहरा जो है ये भी है, जो आप देख सकते हैं बाकी अन्य में। हमारे बिहार गवर्नमेंट में जो टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी काबिलियत पे हम शक कर, सभी टीचर की काबिलियत पे शक नहीं कर रहे, मगर बिहार सरकार की जिस स्कूल में टीचर जाते हैं वहां पर उनके तौर तरीके बदल जाते हैं। जैसे देखिए, एक हमारे यहाँ मिड डे मील चलता है ना, मिड डे मील आपने सुना होगा, मिड डे मील चलता है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मिड डे मील में टीचर को भेज दिया जाता है कि आप बोड़ा बेचिए। एक ये टीचर थे, अभी हाल फिलहाल में इनकी वीडियो वायरल थी, ये बोड़ा बेचने निकले और इनको सस्पेंड कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। इनकी क्या मजबूरी ही होगी या फिर जो भी है, इनकी अपनी पर्सनल मैटर है। ये मैडम को आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी लग रही हैं, शकल तो देखने में प्यारी है, मगर ये मैडम को न्यूज वाले ने क्या लिखा है कि एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है। अगर बच्चे बोले कि मैडम मुझे एप्पल खाना है, क्या पता ये चप्पल ला करके दे दे, तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी यहाँ देख सकते हैं आप, ये न्यूज है इंडिया टीवी की कि बिहार की अक्ल मुक्त परीक्षा, यानी कि मतलब बिहार में अक्ल की बात ही नहीं है, अक्ल से मुक्त परीक्षा हो रही है। मतलब आप समझ सकते हैं, ये सब नेशनल टीवी है, नेशनल चैनल है, वहां तक हमारा भविष्य का चेहरा पीछे जाता है और हमें एक काली रूप में देखी जाती है। ये यहाँ पर ये मैडम को पता नहीं संज्ञा पूछा गया, क्या पूछा गया, ये संज्ञा को संध्या बना करके निकाल दी, और इधर ये मैडम ठंडा में बच्चे को पढ़ा रही हैं, या पैर फैला के आराम से एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी पे खराटे मार रहे हैं। तो ये जो खराटा मार रहे हैं, यानी कि सो ये रहे हैं, मगर ये हमारा ये बच्चे का जो भविष्य है ये भी सोता जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। ये महाशय जो थे, पता नहीं कहाँ से इनको, बिहार में दारू बंद था, दारू ले करके पी करके दिल्ली में मस्त आ गया स्कूल में, और ये वाला आप तो जान ही रहे। अगर यही जो हमारा विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ये जो यहाँ पर इतना उछल कूद तड़प झड़प कर रहा है, अगर इसको अच्छी शिक्षा मिल जाती, अच्छा स्कूल प्रबंधन होता, तो कहीं ना कहीं आज जो यहाँ चढ़ रहा है, ऐसा समय आता कि ये आर्मी कहीं ना कहीं जाते, और अगर आर्मी में जाते तो पाकिस्तान में कूद करके अपना हिस्सा लेकर के आ सकते थे, मगर ये भी ना हुआ। तो एक संदेश हम बिहार गवर्नमेंट को या फिर आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। आप बिहार में
जो शिक्षक की जो स्थिति है इस पर एक बात कहेंगे। आप इससे कितना सहमत हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर हमारे बातों से सहमत होंगे तो इसको आप क्लिप बना करके लोगों तक शेयर कर सकते हैं। हमारे तरफ से आपको कोई आपत्ति ना की जाएगी। अगर देखा जाए बिहार में जितने भी टीचर हैं, टीचर की पढ़ाने की शैली पे हम किन्हीं पे बात नहीं करें। कभी कभी अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं स्कूल में, उन्हें 6 माह पे 2 एग्जाम देने होते हैं। पूरे हमारे यहाँ 12 महीने हैं, 6 माह पे 2 एग्जाम वो देते हैं अर्धवार्षिक रूप से। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर उन्हें पढ़ाते हैं उनको ही नहीं पता होता कि हमारे बच्चे का सिलेबस क्या है, हमारे बच्चे के बुक में कितने चैप्टर हैं, कौन सी चैप्टर में कौन सी सब्जेक्ट का कौन सा तथ्य पढ़ाना है, ये नहीं पता होता है। तो गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और एक काम करना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर जो भी शिक्षक जो है, पहली बात तो कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनको ये बात कही जानी चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं किसी न किसी प्राइमरी शिक्षा तक, जो भी 6 से 14 साल हमारा जो संविधान कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे, तो इस चीज को मानते हुए ही हम क्या करें, सरकार हमारी क्या करे कि एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक को एक दूसरे के साथ कंपेयर कराए और बोले कि आप अपने स्कूल में ही, अपने गांव में ही, अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे। इससे ये होगी कि अगर सपोज दैट ए नाम का कोई शिक्षक, बी नाम का कोई शिक्षक है, कोई ए नाम के आपका आर नाम के स्कूल में पढ़ा रहा है, इसको तो पता होगा कि मेरा बच्चा जो है यहाँ पर पढ़ रहा है, इसको पता होगा कि मेरा बच्चा इसके यहाँ पढ़ रहा हो। रास्ते में दोनों टीचर मिलेगा और कहेगा कि भैया हमारे बचवा के तनी ध्यान दीजिएगा, यह हमारा बचवा जो है आप ही के स्कूलवा में पढ़ता है। तो टीचर में क्या होगी, कंपटीशन होगा। तो ये भी टीचर कहेगा ए गुरुजी ऐसा कीजिएगा ना, आप भी मेरा बचवा पे ध्यान दीजिएगा, हम आपके बचवा पे ध्यान देते हैं। तो दोनों का टीचर का हो जाएगा काम, दोनों का बच्चा पढ़ जाएगा, बाकी साथ साथ अन्य बच्चे भी पढ़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर लोगों का एग्जाम होता है, आपने खबरों में सुनते रहते होंगे, कुछ कुछ एग्जामें होते रहती है इंटरनली जिसमें कि टीचर अपने ही सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो फेल होने वाले टीचर के लिए एक व्यवस्था ये की जानी चाहिए कि ऐसा किया जाना चाहिए, जो टीचर को जिस भी एग्जाम में बैठाया गया है, जैसे बच्चों को वार्षिक एग्जाम में अर्धवार्षिक 2 एग्जाम होते हैं, उसी प्रकार से टीचर के लिए भी 2 अर्धवार्षिक एग्जाम होनी चाहिए। टीचर की भी उसी भी सब्जेक्ट से, चाहे सपोज दैट कोई भी टीचर है जो कि 6 to 8 क्लास को पढ़ा रहा हो, 8 to 10 क्लास को पढ़ा रहा हो, तो जो टीचर है उसको कहना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट को और आप जिस क्लास में जितने सब्जेक्ट चलते हैं उसी लेवल का एग्जाम आपसे हम लेंगे। अगर यहाँ पर क्या होगी, टीचर फेल कर जाता है सपोज दैट, तो आप क्या कीजिए, पहले तो कि टीचर पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने उस बच्चे को पढ़ाने के लिए करे या ना करे, अपने लिए कि जरूर मेरा नौकरी बचा रहे, तो वो क्या करेगा, ये यहाँ पर पढ़ाना, अपना खुद पढ़ना शुरू करेगा और यहाँ से उसको भी जागरूकता मिलेगी और वो बच्चे को पढ़ाएगा। अगर वो टीचर फेल कर जाती है या जाता है, आप ऐसा कीजिए, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप ऐसा करो कि इस टीचर की अगर सब मान लीजिए 10,000 पेमेंट है इस टीचर का, आप ऐसा करो, इसको बोलो कि ठीक है तुमने पहला फेज का एग्जाम में फेल कर गया है, दूसरे फेज के एग्जाम के लिए तुम 3 महीने घर पे बैठो, 3 महीने तुम इसकी तैयारी करो, फिर आगे 3 महीने बाद तुम एग्जाम देना। इस 3 महीने तो अब क्या करना है कि हर एक गांव जो होता है, हर एक गांव में ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बेरोजगार बैठे पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास वर्तमान में कोई काम नहीं होता है। आप मुखिया के माध्यम से, वार्ड के माध्यम से उनको चिन्हित करके कह सकते हैं कि उन लोगों का लिस्ट हमें दो जो उस गांव में अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको हमारे नाम दो और उन्हीं बच्चा को उस स्कूल में नियुक्त कर दो और इसका 10,000 जो पेमेंट है इसको आधा कर दो और इस
को आधा पेमेंट दे दो, यानी कि 5,000 रुपया इस बच्चे को दे दो, उस गांव के लड़के को दे दो, उस गांव का लड़का का भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा और ये मैडम तो सुधरेगी ही, है ना। और ये सर सुधर भी जाएंगे, इनको बुझा जाएगा कि हमारे 10,000 का खर्चा अब 5,000 में कैसे चलेगा। और उनमा जो बैठ के बीनते हैं गर्मिया में, ठंडवा में ना, हाँ, तो ठंडवा में जो बीनते हैं, ये ठंडा में हम कैसे बीनेंगे अब पता चलेगा। और तब ये सारी सिस्टम कहीं ना कहीं सुधर जाएगी। और जो हमारा आज शिक्षा में स्तर 61% पे है, वो कहीं ना कहीं हम भी केरल के आसपास आना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस पर इम्प्लॉय करना चाहिए, काम करनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझ लेकर के। उनके पास ऐसे लोग हैं, चाहे तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज है जो इससे कि सुधार हो सकती है। ये हमारा अपना राय है, आप इस पे क्या विचार करते हैं आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो थी हमारी ओवरऑल पूरे बिहार के बारे में जानकारी थी। पीछे की कुछ बातें जो हैं वो हमने सिर्फ एक सामाजिक शिक्षा के लिए बात दिया है, आपके एग्जाम पर्पस तक इतना ही है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर अगला जो इसका पार्ट आएगा आप हमें जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कौन सी पार्ट बिहार से संबंधित चाहिए। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आए होंगे, हमारा मैसेज भी आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।